हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं जिस्माल यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे पर्यावरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पर्यावरण। दोस्तों, इसकी इंग्लिश होती है एनवायरनमेंट। दोस्तों, यहाँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़कर हम कई सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो पर्यावरण की हमारी डिफिनीशन होती है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, या फिर उसकी जो आधारभूत संकल्पनाएं या संरचनाएं होती हैं वो क्या हैं, तथा इसके साथ ही साथ पर्यावरण के प्रकार और तथा उसके बारे में गहन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में भी हम इसी वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। और इसके साथ हम पर्यावरण और जीवों में जो संबंध है, पर्यावरण और जीवों में जो संबंध है दोस्तों, इसके बारे में भी अध्ययन प्राप्त करेंगे। और पर्यावरण की जो उपयोगिता है, यूटिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और उसका जो इफेक्ट है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल है जिस्माल यूपीएससी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आज आपसे एनवायरनमेंट अर्थात कि पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, तथा सेकंड वीडियो में आपसे पारिस्थितिकी इकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे, और तथा थर्ड वीडियो में आपसे हम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, ये जो तीन टॉपिक्स हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें इसे पढ़ना ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी पहली हेडिंग है पर्यावरण की आधारभूत संरचनाएं या फिर संकल्पनाएं। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम इसके पहले डिफिनीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके साथ ही साथ पर्यावरण क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द जिसका नाम है एनवायरन से हुई है। मतलब कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरन से हुई है, जिसका अर्थ है आवृत्ति या फिर घेरा हुआ। अर्थात जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण घेरे हुए है वह पर्यावरण कहलाता है। मतलब वनस्पतियों और जीवधारियों को, जो हमें वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे, जीवधारी मतलब कि जीव जंतु, मानव इत्यादि, इनको जो एक ओर से घेरे हुए हैं चारों ओर से, इसे ही दोस्तों पर्यावरण कहते हैं। साधारण शब्दों में पर्यावरण उन परिस्थितियों तथा दशाओं मतलब भौतिक दशाओं को प्रदर्शित करता है जो किसी एकल जीव या जीव समूह को चारों ओर से आवृत मतलब कि कवर करता है, जैसे कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया, तथा उसे प्रभावित करता है या फिर उस पर इफेक्ट डालता है। और दोस्तों, इससे भी अगर हम आसान डिफिनीशन या फिर समझने का प्रयास करें तो वो होगा, जो दोस्तों पर्यावरण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपको पता भी होगा, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला परि तथा दूसरा आवरण। परिमित होता है चारों ओर, और जो आवरण होता है इसका मतलब होता है घेरा या फिर घुमाव। तो दोस्तों, हमारे चारों ओर जो भी घेरे हुए वस्तु है वह सभी पर्यावरण का ही भाग है। जैसा कि डिफिनीशन में लिखा भी हुआ है, हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, धूल, पेड़ पौधे, लोग, जीव जंतु, प्लास्टिक, और जो हमारी पॉलीथीन हो गई, बोतलें, किताबें, बेंच, घर इत्यादि सब चीज़ दोस्तों पर्यावरण का ही भाग होता है। अब इसके बाद हम दोस्तों पर्यावरण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट या फिर काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट या फिर क्वालिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इसके जिसमें लिखा है दोस्तों, पर्यावरण एक जैविक एवं भौतिक संकल्पना है।
जो पर्यावरण है यह हमारी एक बायोटिक और फिजिकल संकल्पना है, अतः इसमें केवल प्राकृतिक वातावरण को ही नहीं बल्कि मानव जनित पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। पर्यावरण एक जैविक एवं भौतिक संकल्पना है, अतः इसमें केवल प्राकृतिक वातावरण को ही नहीं बल्कि मानव जनित पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम पर्यावरण के अंतर्गत सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं को ही नहीं बल्कि जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, उनके कल्चर्स जो होते हैं, उसको भी शामिल करते हैं। अब हम इसके जो प्रकार हैं, काइंड है पर्यावरण के, इसके बारे में अच्छे से एक पैराग्राफ के माध्यम से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से आपके लिए सुसज्जित है, इसीलिए दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हम पर्यावरण को सामान्यतः 3 भागों या फिर 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारा पर्यावरण है, ये पर्यावरण है एनवायरनमेंट, तो इसको हम 2 पहले भागों में डिवाइड करते हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, इसके बारे में भी हम अध्ययन आगे करेंगे अभी, और उसके बाद हमारा भौतिक पर्यावरण या फिर मानव निर्मित पर्यावरण, और जो तीसरा है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारा सामाजिक पर्यावरण। मैं इसको पहले ऊपर इसकी डिफिनेशन बता देता हूँ। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसकी इंग्लिश होती है नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त होती हैं, और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो मानव अपनी उपयोग के लिए स्वयं निर्मित करता है, और हमारा सामाजिक पर्यावरण वो होता है जो हमारे कल्चर्स होते हैं, त्यौहार होते हैं इत्यादि। दोस्तों, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जैविक पर्यावरण, दूसरा अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण का तात्पर्य बायोटिक एनवायरनमेंट, अजैविक पर्यावरण का मतलब अबायोटिक एनवायरनमेंट। दोस्तों, जो हमारा जैविक पर्यावरण होता है, इसका मतलब होता है कि जीव जंतु। जैविक मीन्स जीव जंतु और पादप और जीव जंतु, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पादप और जीव जंतु। और जो हमारा अजैविक पर्यावरण होता है, इसके अंतर्गत सजीव और निर्जीव वस्तुएं आती हैं। निर्जीव वस्तुएं जैसे कि हमारा जल हो गया, स्थल हो गया, वायु हो गया इत्यादि। क्योंकि यह जो जल, स्थल, वायु, पादप और जंतु है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, इसीलिए ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही दोस्तों आते हैं। और जो हमारा जैविक पर्यावरण होता है, इसके अंतर्गत जैविक अर्थात होता है कि जीवित या फिर होता है सजीव, जिसके अंतर्गत पादप और जंतु आता है। और जो अजैविक पर्यावरण होता है, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे जल, वायु और स्थल आता है। अब हम भौतिक पर्यावरण की बात करते हैं। भौतिक अर्थात कि मानव निर्मित। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण आता है। भौतिक पर्यावरण का तात्पर्य से है कि वे वस्तुएं जो मानव अपनी आवश्यकता के लिए बनाता है, वो वस्तुएं जो मानव अपनी आवश्यकता के लिए बनाता है, वे सभी वस्तुएं हमारे भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि बैग, कॉपी, पेन, घर, इमारत, सड़क, रोड इत्यादि दोस्तों। और जो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, उसके अंतर्गत हमारे पर्व, कल्चर्स, त्यौहार, रीति रिवाज इत्यादि आते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत, जो हमारा जल, स्थल और वायु आता है। दोस्तों, जो अजैविक पर्यावरण होता है, यह एक प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है, जिसको 3 भागों में
डिवाइड किया गया है। पहला जलमंडल, जलमंडल जिसकी इंग्लिश होती है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल की इंग्लिश होती है हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद आता है हमारा स्थलमंडल, इसकी इंग्लिश होती है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और जो हमारा तीसरा पार्ट आता है वो होता है वायुमंडल, वायुमंडल जिसकी इंग्लिश होती है एटमॉस्फेयर। दोस्तों इसे भी आप समझ चुके होंगे और हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों जलमंडल के अंतर्गत जितने भी हमारे महासागर हैं, झील हैं, नदी हैं, ये सब आती हैं। जैसे कि महासागर, वर्षा का जल, नदी, तालाब, झील, भूमिगत जल तथा अन्य सभी जल के संसाधन हमारे जलमंडल के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम स्थलमंडल की बात करते हैं। दोस्तों स्थलमंडल के अंतर्गत दो पार्ट्स आते हैं, पहला महाद्वीपीय पार्ट और दूसरा द्वीप। दोस्तों जो महाद्वीप होता है उसकी इंग्लिश होती है कॉन्टिनेंट और जो द्वीप होता है उसकी इंग्लिश होती है आइसलैंड। जैसे कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं जिनको मैं घटते क्रम में बताऊंगा, मतलब कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद फिर उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। पहले सबसे बड़ा है जो वो है हमारा एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, अंततः ऑस्ट्रेलिया आता है। अर्थात 7 महाद्वीप हो गए और आइसलैंड ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे। आइसलैंड जो होता है वो हमारे महाद्वीप से छोटे होते हैं। अब दोस्तों अब हम वायुमंडल मतलब कि एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है दोस्तों, इसको इसकी ऊंचाई के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेयर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्षोभ मंडल जिसकी इंग्लिश होती है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर समताप मंडल जिसकी इंग्लिश होती है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मध्यमंडल जिसकी इंग्लिश होती है मेसोस्फियर, उसके बाद आयन मंडल जिसकी इंग्लिश होती है आयनोस्फियर, और उसके बाद बाह्यमंडल जिसकी इंग्लिश होती है इक्सोस्फियर, जिसकी इंग्लिश होती है इक्सोस्फियर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जो हमारा वायुमंडल है दोस्तों, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्षोभ मंडल जिसकी इंग्लिश होती है ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल मेसोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर, उसके बाद बाह्यमंडल जिसकी इंग्लिश होती है एक्सोस्फियर। अब दोस्तों हम इसके आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट की जो अच्छे अच्छे पार्ट्स थे उनके बारे में हम जानकारी ज़्यादा अच्छे से प्राप्त करते हैं। जैसा कि नेचुरल एनवायरनमेंट जिसकी हिंदी होती है प्राकृतिक पर्यावरण। दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत हमने प्राकृतिक पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया था। पहला जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक पर्यावरण मतलब कि अजैविक मतलब कि ऑर्गेनिक, जैविक मीन्स ऑर्गेनिक या फिर बायोटिक, और उसके बाद अजैविक मतलब कि इनऑर्गेनिक या फिर अबायोटिक। तत्व जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, मतलब कि वे तत्व जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, इन्हीं से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य पृथ्वी पर वे तत्व जैसे कि पेड़ पौधे, मिट्टी, वायु, जल, जीव जंतु इत्यादि से मिलकर हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब हम जैविक पर्यावरण की बात करते हैं। दोस्तों जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक घटक और जैसे पेड़ पौधे, मानव, सूक्ष्म जीव, परजीवी व जीव जंतु एवं अवघटकों को शामिल किया जाता है। दोस्तों अवघटकों यह शब्द थोड़ा नया है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अवघटक या फिर डीकम्पोजर्स। कंपोज में होता है अपघटन करना या फिर सड़ाना गलाना। दोस्तों जो अवघटक होते हैं
जो मृत पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को सड़ाते गलाते हैं तथा इस क्रिया के दौरान वे अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को पृथक कर उन्हें सरल बनाते हैं। दोस्तों, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया इत्यादि, जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसको दोस्तों वे सड़ने लगते हैं। सड़ने का तात्पर्य ये होता है कि उनके अंदर जो जटिल कार्बनिक होते हैं वे सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटने लगते हैं और इस क्रिया में जो हमारे अवघटक होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिकम्पोजर्स होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब हम जैविक पर्यावरण के थोड़ा सूत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जैविक पर्यावरण या फिर जैविक घटक बराबर, इस बात को बहुत ही अच्छे से दोस्तों लिख लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही नया है। जैविक घटक बराबर पौधे, प्राणी जैसे मानव, सूक्ष्मजीव, परजीवी या जंतु। इसके अंतर्गत हम अवघटक को भी शामिल करते हैं। जैविक घटक बराबर पौधे, प्राणी जैसे मानव, सूक्ष्मजीव, परजीवी व जीव जंतु प्लस अवघटक। अब हम आगे की जानकारी अजैविक घटक के बारे में प्राप्त करते हैं। अजैविक घटक पर्यावरण के अजैविक घटकों के अंतर्गत प्रकाश, वर्षण, तापमान, आर्द्रता एवं जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच आदि को शामिल किया जाता है। जो हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत होते हैं, अजैविक पर्यावरण होता है, इसके अंतर्गत जो हमारा वर्षण होता है अर्थात कि जल, जो हमारा प्रकाश होता है अर्थात कि वो आ जाता है हमारा सूर्य के प्रकाश में, और तापमान, गर्मी, आर्द्रता, नमी एवं जल अक्षांश में होता है। ऊंचाई, अक्षांश मतलब कि लेटी हुई मुद्राएं, और ऊंचाई, उच्चावच मतलब कि जो पृथ्वी पर ऊंची नीची और गहरी आकृतियां होती हैं उन्हें उच्चावच कहते हैं। उच्चावच आदि को शामिल किया जाता है। अब दोस्तों हम मानव निर्मित मतलब कि भौतिक पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मानव निर्मित या फिर भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित समस्त वस्तुएं आती हैं। यहाँ पर इतना ही हो गया दोस्तों मानव निर्मित वाला। मानव निर्मित या फिर भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव जो जिन भी वस्तुओं का निर्माण खुद की आवश्यकता हेतु करता है वे सभी वस्तुएं मानव निर्मित या फिर भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब हम सांस्कृतिक पर्यावरण की बात कर लेते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमारे कल्चर मतलब संस्कृति, पर्व, क्रियाकलाप, महोत्सव आदि आते हैं। दोस्तों, जो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण होता है इसके अंतर्गत जो हमारी संस्कृति होती है, कल्चर होते हैं, पर्व होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उत्सव होते हैं इत्यादि जो भी हम क्रियाएं करते हैं वे सभी आती हैं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। अब दोस्तों पर्यावरण और जीवों में हम संबंध बात कर लेते हैं कि पर्यावरण और जीव इनमें क्या संबंध है। हम जान चुके हैं कि मानव, जीव जंतु आदि पर्यावरण के ही भाग हैं तथा पर्यावरण और ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि हम अभी आगे पढ़ चुके हैं कि जो मानव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी पर्यावरण के ही भाग हैं। अर्थात दोस्तों, अगर मान लीजिए सेब का एक टुकड़ा जीव जंतु है, दोस्तों अगर हम सेब को काटेंगे तो दोस्तों वो जो टुकड़ा जीव जंतु है, मान लीजिए ये हमारा सेब है और ये इतना भाग जीव जंतुओं का बना है, इतना भाग स्थल का बना है, इतना भाग हमारा जल का बना है, इतना भाग वायु का। तो दोस्तों अगर हम इसको काटेंगे तो दोस्तों हमारे जीव जंतु जो होंगे, जीव जंतु वाला, स्थल वाला, जल वाला, वायु वाला, ये जो होगा दोस्तों ये प्रभावित होगा ना।
इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि पर्यावरण और जीवों में बहुत ही गहरा संबंध होता है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएंगे तो डायरेक्ट जीव जंतुओं अर्थात पेड़ पौधों मानव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों हम अब इसके बाद पर्यावरण की जो उपयोगिता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पर्यावरण की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट। दोस्तों पृथ्वी पर उपस्थित हर एक वस्तु पर्यावरण का भाग है। दोस्तों हम जान चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर जितने भी वस्तु उपस्थित हैं वे सभी पर्यावरण के ही भाग हैं तथा प्रत्येक जीवधारी को सांस लेने, भोजन, वस्त्र, आवास तथा हर एक वस्तु की आपूर्ति हमारा पर्यावरण या फिर वातावरण ही करता है। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दोस्तों जो पर्यावरण की उपयोगिता के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों हम पृथ्वी पर रहते हैं। दोस्तों हमें जीवन जीने के लिए हर एक वस्तु की उपयोगिता ज़रूरत होती है। जैसे कि जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता, जीवित रहने के लिए हमें वायु की आवश्यकता, जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता तथा जीवित रहने के लिए हम एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। इन सभी की आवश्यकता हमें होती है तथा इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा पर्यावरण ही करता है। इसीलिए दोस्तों पर्यावरण का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का एकत्रित होने पर उनके प्रभावों से प्रभावित होने पर्यावरण में ही हानिकारक पदार्थों का एकत्रित होने पर इनके प्रभावों से पर्यावरण का प्रभावित होना ही पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए हमारा पर्यावरण ये है, हमारा पर्यावरण है। दोस्तों अगर इसमें हम धूल डालेंगे या फिर कचरा डालेंगे या फिर कुछ विषैले पदार्थ डालेंगे, दोस्तों हमारा पर्यावरण जो होगा वो गंदा हो जाएगा और दूषित हो जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों कि जैसा कि डिफिनेशन में लिखा भी हुआ है कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का एकत्रित होना ही पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पर्यावरण में जल होता है ज़्यादा मात्रा में, जल जिसे कहते हैं जलमंडल। तो दोस्तों अगर इसमें हानिकारक पदार्थ पहुँचेंगे तो हमारा वाटर पॉल्यूशन या फिर जल पॉल्यूशन या जल प्रदूषण हो जाएगा। अगर वायु में वो हानिकारक तत्व पहुँचते हैं दोस्तों एयर पॉल्यूशन या फिर वायु प्रदूषण हो जाएगा। अगर मृदा में पहुँचता है तो दोस्तों सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा या फिर भूमि प्रदूषण होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में हम आवाज़ करते हैं, नॉइज़ करते हैं, ध्वनि करते हैं तो दोस्तों पर्यावरण में नॉइज़ पॉल्यूशन या फिर ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में अगर दोस्तों हम प्रकाश उत्सर्जन करते हैं दोस्तों लाइट पॉल्यूशन भी हो सकता है। लाइट पॉल्यूशन दोस्तों उतना हानिकारक नहीं होता है जितना कि ये सब होते हैं। दोस्तों फिर भी लाइट पॉल्यूशन हमारे लिए हानिकारक होता है और हम अगली वीडियो में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं जैवमंडल के बारे में दोस्तों कि हमारा जैवमंडल होता क्या है। जैवमंडल बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसको आखिरी में हमने लिखा है जैवमंडल, जिसकी इंग्लिश होती है बायोस्फीयर। दोस्तों जैवमंडल अपनी उपयोगिता के अनुसार हमारे जीवन के लिए, हमारे ही नहीं बल्कि सभी जीवधारियों के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों जितने भी जीवधारी हैं सभी जैवमंडल या फिर बायोस्फीयर में ही जीवित रह सकते हैं। जैसे कि जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थलमंडल का एक ऐसा समावेश जहां जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं जैवमंडल कहलाता है। जैसे यह यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा जैवमंडल होता है वह जलमंडल, वायुमंडल
और स्थल मंडल का समावेश होता है। अर्थात कि जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थल मंडल जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर इनकी भौतिक दशाएं पाई जाती हैं दोस्तों, वहीं पर हमारा बायोस्फीयर या फिर जैवमंडल होता है। अब हम इसको अच्छे से डिटेल से जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये वाला हमारा ये वाला हमारा जलमंडल है, और ये वाला हमारा है स्थल मंडल, ये वाला हमारा है स्थल मंडल। और दोस्तों उसके बाद जो ये वाला है, ये वाला पार्ट है हमारा वायुमंडल। तो दोस्तों अगर हम इस प्रकार से अगर बना दें तो दोस्तों एक ऐसा स्थान आता है जहाँ पर तीनों चीज़ मिल जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रहा हमारा जलमंडल, ये रहा वायुमंडल, और ये रहा स्थल मंडल। तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र बना हमारा, ये वाला क्षेत्र जो बना दोस्तों, ये वाला या फिर ये जहाँ पर रेड है ये वाला बना दोस्तों, इसी को कहते हैं जैवमंडल। जैवमंडल में ही जीवन आवश्यक है, जैवमंडल में ही जीवन पाया जा सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा मंडल है जहाँ पर जीवन जीने की पर्याप्त दशाएं उपलब्ध होती हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो आपने लाइक भी किया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।